पिछले 10-15 दिन काफी इंटरेस्टिंग रहे इंडियन फुटबॉल के लिए। हमारी मेंस टीम ने हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, एसएएफएफ चैंपियनशिप के पहले 3 मैचेस में पाकिस्तान नेपाल को हराया, कुवैत के साथ ड्रॉ किया एक गेम में जिसमें हमने डोमिनेट किया पूरे मैच में, एंड में आगे गोल खा गए अनफॉर्चुनेटली। एंड ये वाले मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी दिखी है, प्लेइंग स्टाइल अच्छा दिखा है और एक अलग सा पैशन दिखा है, और हम रेडी रहते हैं कि लड़ पड़ेंगे अगर तुमने हमें तंग किया तो, एंड दैट इज अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज। तो सब ओवरऑल अच्छी बात है। बट पिछले हफ्ते एक थोड़ा सा सैड रिमाइंडर आया जब पता चला कि अर्जेंटीना, जो करंट वर्ल्ड चैंपियंस हैं, लायनल मेसी की टीम, उन लोगों ने ऑफर किया था इंडिया को कि हम आपके साथ एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे इंडिया में आके। एंड एआईएफएफ को और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी टर्न डाउन करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है अपेरेंटली। 40 करोड़ रुपए मांगे थे अर्जेंटीना फेडरेशन ने ये मैच खेलने के लिए, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम वो हॉट प्रॉपर्टी है दुनिया में। हर टीम को उनके साथ एक फ्रेंडली खेलना है, हर टीम चाहती है कि लायनल मेसी उनके साथ एक मैच खेले, दिखे उनके प्लेयर्स को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड अनफॉर्चुनेटली इसे टर्न डाउन करना पड़ा। 40 करोड़ रुपए हमारे पास अरेंज नहीं हो पा रहे थे, अपेरेंटली स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, स्पेशली इवन इतने बड़े इवेंट के लिए। अगर इसी चीज को पर्सपेक्टिव में डालें, आईपीएल के एक मैच को टीवी राइट्स मिलते हैं 57.5 करोड़, सिर्फ टीवी राइट्स। एंड इतने बड़े इवेंट के लिए फुटबॉल को स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं वन ऑफ मैच के लिए 40 करोड़ के। दैट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर। थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर देखें तो इंडिया एक्चुअली एक बड़ा स्पोर्ट गिनता था फुटबॉल को। 1950s और 60s में तो इंडिया को एशियन फुटबॉल में एक पावर हाउस गिना जाता था। मोहम्मद यूसुफ खान, नेविल डिसूजा, चुन्नी गोस्वामी, पीके बैनर्जी और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, बहुत सारे लेजेंड्स उस टाइम पे एक अलग प्लेइंग स्टाइल के साथ खेलते थे। हमें और काफी जगहों में एक मॉनिकर दिया गया था कि ब्राजील ऑफ एशिया है ये कंट्री फुटबॉल के मामले में। And that was a proud thing to happen to Indian football at that point in time. But ऐसा क्या हुआ फिर? ऐसा क्या हुआ कि हम यहाँ पे पहुंच गए, इस पर्टिकुलर अफेयर्स में हम फंस गए हैं इस तरह से कि हमारे को स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि हमारे कैप्टन को, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, हमारे इंडियन फुटबॉल के लेजेंड सुनील छेत्री को आके सोशल मीडिया पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आके प्लीज मैच देखो हमारा। To everyone who is not a football fan, please come and watch us. आज यही बात करते हैं। शुरू करते हैं ग्लोरी डे से और एक बहुत बड़े मिथ से। हमें सबको यही बताया गया है कि जी इंडियन फुटबॉल टीम क्वालिफाई हो गई थी 1950 वर्ल्ड कप के लिए। हम खेल नहीं पाए क्योंकि हमें खेलने दिया नहीं गया, क्योंकि हमारे पास जूते नहीं थे, हम नंगे पैर खेलते होते। अब इस पूरे स्टेटमेंट में 2 इश्यूज हैं। पहला, इंडियन टीम क्वालिफाई नहीं हुई थी, इंडियन टीम को इन्वाइट किया गया था। ब्राजील में वर्ल्ड कप था, उस टाइम पे पूरी नहीं हो रही थी टीम फॉर वॉट एवर रीजन, वॉर से जस्ट बाद का टाइम था एंड काफी सारे और इश्यूज थे। तो इंडियन टीम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस रिसेंट इनवाइट किया गया था, एंड उस इनविटेशन को इंडियन टीम ने एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट बिकॉज कि हमारे पास जूते नहीं थे, ये बोल के कि इस चीज के काफी सारे अलग अलग रीजन आए कि नहीं जी हमारे पास उतने पैसे नहीं है, आना जाना कैसे करेंगे। उस टाइम के ऑर्गेनाइजर्स ने पैसे ऑफर भी किए थे कि हाँ जी हम आपका पूरा ट्रैवल वगैरह स्पॉन्सर कर देंगे, आप आ जाओ। उसके अलावा फिर और रीजन निकल कर आए थे धीरे धीरे करके कि जी इंटरनल पॉलिटिक्स है, टीम सिलेक्शन के डिसीजन नहीं हो रहे हैं, टाइम उतना नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। इन सब में एक सबसे बड़ा फैक्टर इन सब के पीछे का एक निकल कर आया था कि इंडियन टीम ने, इंडियन फेडरेशन ने, एआईएफएफ ने वर्ल्ड कप को सीरियसली लिया ही नहीं। उस टाइम पे उनका सिर्फ सिंगल पॉइंट फोकस था कि ओलंपिक्स को हम सबसे ऊपर रखेंगे, वर्ल्ड कप जैसी चीजों पे उतना ध्यान नहीं देंगे। एंड दैट ऑलमोस्ट बैकफायर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम पे खेल लिए होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता, क्योंकि उसके बाद बहुत उल्टी सीधी चीजें हुई हैं और हमने कुछ एक्चुअली ढंग से कुछ किया नहीं है फुटबॉल के लिए। पर एक अच्छा एक्सपोजर, एक स्टार्ट मिल जाता शायद। एक इंडियन पॉपुलेशन में, नॉर्मल आम जनता में एक बड़ी चीज हो जाती कि यार वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, अगर गलती से कुछ ढंग का परफॉर्म कर जाते, उस टाइम पे टीम अच्छी थी हमारी, अगर उस टाइम पे ढंग का परफॉर्म कर जाते तो शायद 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप ने जो किया क्रिकेट के लिए इंडिया में, शायद इंडियन फुटबॉल टीम का भी एक उसी तरह का परफॉर्मेंस अगर आ जाता है या उसके आसपास का भी, जीतते भी नहीं तो भी अगर सेमीफाइनल फाइनल तक भी पहुंचते तो शायद एक स्टार्ट मिल सकता था इंडियन फुटबॉल को उस टाइम पे। एंड ये एक बहुत बड़ी गलती थी इवन ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल। बट इन ऑल ऑफ दिस कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को कि इंडियन टीम उस टाइम पे एक्चुअली बहुत टैलेंटेड टीम थी,
हमारा एक प्रॉपर सेटअप था उस टाइम पे, हमारा एक प्लेइंग स्टाइल डिफाइंड था उस टाइम पे, एंड वो रिजल्ट्स में दिखा। 1951 एशियन गेम्स में हमने गोल्ड मेडल जीता। 1956 ओलंपिक्स में हम लोग 4th फिनिश किए, पहली एशियन टीम थी जो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक पहुंची फुटबॉल में। फिर 1962 में हम लोग फिर से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए। 1964 में एशिया कप में हम लोग सेकंड आए। 1970 एशियन गेम्स में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पर कहीं ना कहीं लेट 1960s तक ये डाउनफॉल शुरू हो गया था जिसकी हम लोग बात करते हैं आज तक। एंड इसके पीछे काफी सारे रीजन थे। ऐसा क्या हुआ ये एक रीजन नहीं बोल सकते आप कि जी सिर्फ इस वजह से हम लोग हार गए, इस वजह से हम लोग का डाउनफॉल शुरू हो गया। इतना कि हम लोग 1960 के बाद से कभी फुटबॉल में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। एशियन गेम्स में हमने कोई मेडल नहीं जीता 70 के बाद से। एशिया कप में भी 1964 में जब हम लोग सेकंड आए उसके बाद से कभी इस तरह का परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हुआ। वर्ल्ड कप वगैरह तो ऑब्वियसली कभी क्वालिफाई कर आसपास भी नहीं पहुंचे हम लोग। तो बहुत रीजन है इसके पीछे। एंड कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बोलने में कि नहीं इंडिया एक गरीब देश है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो। ब्राजील हमसे काफी बुरे हाल में है। ब्राजील के रिमोट एरिया से भी बड़े इंटरनेशनल स्टार्स निकल कर आए हैं। तो गरीबी एक रीजन नहीं हो सकता, एक बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो फुटबॉल बाकी सारे स्पोर्ट्स के मुकाबले में काफी नीचे है इन टर्म्स ऑफ कितना खर्चा चाहिए होता है फुटबॉल खेलना शुरू करने के लिए। खेलना शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए बस। गरीबी रीजन नहीं था, आपका रीजन था कि जी एक प्लानिंग नहीं है आपके पास, एक स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, आपने कुछ सोचा नहीं है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए। अगेन वही जो लैक ऑफ इंटेंट वाली बात। इंटरनेशनल एक्सपोजर था नहीं प्लेयर्स के पास। हमने कोई लीग्स वगैरह टूर्नामेंट वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दिया, काफी सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट बंद कर दिए उस टाइम में। प्रॉपर लीग कोई बना के रखी नहीं। यूथ लेवल पे फुटबॉल को डेवलप करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि लीग का एक बहुत ज्यादा बड़ा फंक्शन होता है कि आप अगर देखो तो एक अगर लीग चलती है तो अलग अलग क्लब्स डेवलप होते हैं। क्लब्स अगर डेवलप होते हैं धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर उनका साथ डेवलप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर साथ डेवलप होता है तो फुटबॉल प्लेयर्स निकल कर आते हैं, एंड वो फिर ओवरऑल फुटबॉल कल्चर को प्रमोट करते हैं और उसी के साथ फैंस जुड़ते हैं। इंडिया में फुटबॉल लीग नेशनल फुटबॉल लीग के नाम से 1996 में शुरू हुई। बाकी दुनिया बहुत आगे निकल गई थी हमसे तक। एंड ऑब्वियसली आप ग्रास रूट्स पे काम नहीं करोगे, प्लेयर ढंग के बनेंगे नहीं तो आप किसको सपोर्ट करोगे। एंड इन सब में एक और बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर ऑब्वियसली जो हमारी एक चीज है जो हमें हमेशा पीछे खींच के रखती है, पॉलिटिक्स। AIFF में शुरू से ही इंटरनल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हमने काफी सालों से देखा है। 1950s एंड 60s में भी ये इशू शुरू हो चुका था। अलग अलग लेवल पे अलग अलग पॉलिटिशियंस बैठे हैं। एंड 50 में देख ही लिया हमने, वर्ल्ड कप में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था ना जाने के पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स का। उसके अलावा एक अगर देखें वे ऑफ फंक्शनिंग स्पेशली उस टाइम पे, तो AIFF एक गेट कीपर की तरह फंक्शन करता था कि जी हम डिसाइड करेंगे सब कुछ, हम देखेंगे कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना। एंड उस सब में एज अपोज टू अगर आप देखो कंपेयर करो BCCI से, BCCI एक ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट CEO की तरह काम करता है कि जी जहां पे आपको मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, जहां पे आपको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, जहां पे आपको दिखता है कि चीजों को बढ़ाया जा सकता है, वहां पे इमीडिएटली कैश इन करने की कोशिश करते हैं वो लोग। AIFF ने एक अलग क्लोज सिस्टम बना के रखा है जिसके चक्कर में कभी भी ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाई। एंड ऑब्वियसली जैसे हमने बात की, लीग इतने टाइम बाद शुरू हुई। इंडिया में फुटबॉल 1800 से खेला जा रहा है। प्रॉपर एक लीग हमें 1996 में आके मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी बन गया है AIFF की वजह से। एक बड़ा फैक्टर रहा है गवर्नमेंट इंडिफरेंस, स्पेशली बजट्स के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में। 60s, 70s, 80s को छोड़ दो, अगर अभी की अगर बात करें 2007 से 2010 के जो बजट थे फुटबॉल के लिए वो थे 68 लाख, 52 लाख, 42 लाख और 1.25 करोड़ उन 4 साल। 1.25 करोड़ सिर्फ इसलिए क्योंकि उस साल में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया में और पूरा ओवरऑल स्पोर्ट्स बजट ही बढ़ गया था काफी ज्यादा। वो क्या हुआ था उस बजट का सबने देखा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। इसके बाद अगर अभी एकदम अभी का देखो, लास्ट ईयर 85% कटौती हुई है बजट में फुटबॉल के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इंडियन टीम का। एक ये ना साइकिल है, परफॉर्मेंस होगा तो क्राउड सपोर्ट आएगा, क्राउड सपोर्ट आएगा तो स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, स्पॉन्सरशिप्स आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बनेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बनेंगे तो परफॉर्मेंस होगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे इस साइकिल में, इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट हटा दोगे तो ये साइकिल अपने आप चल नहीं पाएगी। आपको अगर चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स आए, आपको चाहिए अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, स्पॉन्सरशिप वगैरह आए, आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी आए,
तो आपको कहीं तो रुक के एक स्टैंड पॉइंट लेके इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी इस स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में फॉर दैट मैटर। तो वो चीज समझने में काफी देर हुई है इंडियन फेडरेशंस को, इंडियन गवर्नमेंट को। अब हो रहा है धीरे धीरे, टू बी वेरी फेयर, बट इतने साल लगे हैं जो वो एक बहुत बड़ा लॉस रहा है इंडियन फुटबॉल के लिए। 50s और 60s के गोल्डन पीरियड के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन था एक आदमी, सैयद अब्दुल रहीम, उस टाइम के इंडियन फुटबॉल टीम के कोच। एंड बहुत पॉपुलर ओपिनियन ही है कि इंडिया के आज तक के ग्रेटेस्ट कोच हुए हैं वो। उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी इतनी बढ़िया टीम बना के दी इंडिया को, एक अच्छा प्लेइंग स्टाइल बना के दिया इंडिया को, प्रॉपरली इंस्पायर किया लोगों को। एंड उनके साथ ही ये पूरा गोल्डन जनरेशन चला 1962 तक का। 1963 में अनफॉर्चुनेटली उनका कैंसर से देहांत हो गया, सिर्फ 53 साल के थे वो उस टाइम पे। एंड ये एक बहुत बड़ा झटका था इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि कोई ऐसा लंबा चौड़ा सक्सेशन प्लान तो था नहीं, हमने बात की है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं थी, कोई इंटेंट नहीं था पीछे से डेवलपमेंट का। तो जो उन्होंने प्लेयर्स डेवलप कर रखे थे, जो उन्होंने स्टाइल डेवलप कर रखा था, वो उनके साथ ही चला गया धीरे धीरे करके। एंड उस टाइम तक 62-63 तक जो गोल्डन जनरेशन थी प्लेयर्स की, वो भी धीरे धीरे करके अपने करियर के एंड तक पहुंच चुके थे। एंड वेरी अंडरस्टैंडेबली सो, हर प्लेयर का एक एंड आता है करियर का 35 के आसपास या 30 उसके बाद या उससे थोड़ा सा पहले। ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल का रीजन बन गया, क्योंकि सैयद अब्दुल रहीम ने बिना कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट के एक बहुत तगड़ी टीम तैयार करके रखी हुई थी। बट उस टीम को बैक करने के लिए पीछे से जो चाहिए होता है, किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप स्पोर्ट तो छोड़ ही दो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेशन प्लान चाहिए होता है आपको कि हाँ, जो टॉप के लोग हैं वो चले जाएंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके तरह से काम कौन करेगा। सेम गोस फॉर स्पोर्ट, जो अच्छे बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको रिप्लेस कौन करेगा। टीम को तो आगे चलाना ही है ना आपने। क्रिकेट में हमने देखा है इतने टाइम से एक लंबा सक्सेशन प्लान चल रहा है, मैं नाम नहीं लेके बोलूंगा, बट फुटबॉल में अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेशन प्लान 63 के बाद कभी बना ही नहीं। फुटबॉल में ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स डेवलप हो नहीं रहे थे। जो लेजेंड्स थे उस टाइम पे, चुन्नी गोस्वामी वगैरह, वो सारे रिटायर हो गए। एक बहुत बड़ा गैप बन गया और उससे रिकवर करने में बहुत साल लगे हमें। एंड जो टैलेंट डिस्पैरिटी हुई, उसको मैनेज करने के लिए कोई सैयद अब्दुल रहीम जैसा कोच भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास। कोचेस को भी प्लेयर्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोचेस की कैसे होगी यार। तो वो एक बड़ा इशू बन गया धीरे धीरे करके। एंड ऑब्वियसली फिर परफॉर्मेंसेस डिप हुए तो ऑब्वियसली क्राउड, जो हमने अभी साइकिल की बात की, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सपोर्ट भी ज्यादा जाएगा, परफॉर्मेंस नीचे गया तो क्राउड का भी धीरे धीरे करके, पब्लिक का भी धीरे धीरे करके इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। उस टाइम पे हॉकी से ही ऑलरेडी कंपीट कर रहे थे, हॉकी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट था उस टाइम पे, और फुटबॉल ऑलरेडी कंपीट कर रहा था एंड कर पा रहा था 62-63 तक। पर हॉकी फिर धीरे धीरे करके आगे निकल गया। फिर उसके बाद आया क्रिकेट का सडन अपराइजिंग, जो 70s में शुरू हो गए, फिर 1983 वर्ल्ड कप में तो उसके बाद बिल्कुल ही झन्ना गई जनता इंडिया की कि नहीं जी, क्रिकेट ही है सब कुछ। क्रिकेट एक लुक्रेटिव करियर बन गया ग्रास रूट लेवल पे भी। एंड धीरे धीरे करके जब आपको दिख रहा है एथलेटिक एबिलिटी वाले अगर बच्चे एक स्पोर्ट की तरफ खिंच जाएंगे, एक दो स्पोर्ट की तरफ, तो फुटबॉल वाले काफी सारे पीछे रह गए। उस वजह से फुटबॉल धीरे धीरे करके कुछ पॉकेट्स में समेट के रह गया देश की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह गया, वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा एंड अलग थोड़े थोड़े पॉकेट्स में। बट कभी भी इसको ढंग से पॉपुलराइज नहीं कर पाए AIFF वाले, एंड कभी compete नहीं कर पाए क्रिकेट के साथ, क्योंकि क्रिकेट ने जिस तरह से अपने आप को मार्केट किया और AIFF ने जिस तरह से नहीं किया, वो अपने आप में एक बहुत तगड़ी किसी भी मार्केटिंग कॉलेज के लिए केस स्टडी बन सकती है। 1996 में जो नेशनल फुटबॉल लीग की शुरुआत थी, जिसको हम आजकल आई लीग के नाम से जानते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा इंडियन टीम के परफॉर्मेंसेस पे थोड़े एक छोटे टाइम पीरियड के लिए। नेहरू कप जीता हमने, उसके बाद SAFF चैंपियनशिप जीती हमने, उसके बाद LG कप जीता, एफ्रो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल आया, AFC चैलेंज कप जीता हमने उसके बाद। बट समहाउ कभी चीजें किक ऑन नहीं हुई ढंग से, कभी भी उसको ढंग से पूरे देश में पॉपुलर नहीं कर पाए, पूरे देश में उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। सिवियर लैक ऑफ मार्केटिंग ले लो, सिवियर लैक ऑफ इंटेंट ले लो, कभी ढंग से उस चीज को कोशिश ही नहीं करेगी कि हाँ लोगों तक पहुंच पाए, जो एक्चुअली इंडिया में लोग रह रहे हैं उन तक ढंग से पहुंचा नहीं पाए इस लीग को। एंड वो अगेन एक ड्रॉबैक रहा। इसी दौरान इनफैक्ट जो लेट 90s अर्ली 2000s वगैरह में आपके फॉरेन लीग्स, यूरोपियन लीग्स, आपके प्रीमियर लीग, सीरिया, ला लीगा, ये सब आके आपकी ऑडियंस लेके चले गए। इससे बड़ा झटका क्या होगा?
लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के मैचेस में आपस में मरने मारने को तैयार हैं, जिसमें 99.999% लोग कभी गए नहीं है वहां तक, पर आपस में मरने मारने को तैयार है जस्ट बिकॉज उनकी अफिनिटी है उन क्लब्स के साथ। और उन्हीं लोगों को जो जिस शहर में वो रह रहे हैं उस शहर के फुटबॉल क्लब के बारे में पता ही नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू बना 2000 के टाइम पे, एंड उससे ढंग से कभी भी रिकवरी नहीं हो पाई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में फुटबॉल फैंस नहीं है, इंडिया में फुटबॉल देखने वाले लोग नहीं है, इंडिया में फुटबॉल में इंटरेस्टेड लोग नहीं है। यूरोपियन लीग्स हमने देखा है 3-4 करोड़ की व्यूअरशिप मारती हैं अलग अलग। हमने ये देखा है कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें खतरनाक व्यूअरशिप मारी थी। इनफैक्ट कतर में जाके इंडियन फैंस देखने वाले जो थे वो सेकंड नंबर पे थे, सिर्फ सऊदी अरेबियन फैंस के पीछे। तो इंडिया में क्रेज है फुटबॉल का, हम बस उस क्रेज को हार्नेस नहीं कर पाए अभी तक ढंग से। चीजें इंप्रूव हो रही हैं टू बी वेरी फेयर, बट जिस पेस पे हो सकती थी, जिस पेस पे हमारे पास पोटेंशियल है, उसको हम ढंग से हार्नेस नहीं कर पाए ड्यू टू सिवियर लैक ऑफ इंटेंट एंड ऑब्वियसली पॉलिटिक्स। एआईएफएफ में कितने ही सालों से पॉलिटिशियंस बिठाए हुए हैं आपने, वो अपना अपना खेल रहे हैं बस सारे, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके अंदर से पूरा सिस्टम गल गया है ऑलमोस्ट। इतना कि लास्ट ईयर फीफा ने एआईएफएफ को बैन कर दिया था थोड़े टाइम के लिए। एआईएफएफ के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ल पटेल जी, 12 साल से वो अपनी राजगद्दी पे बैठे हुए थे टिक के, एकदम कोई दिक्कत नहीं है उनको, इलेक्शंस भी नहीं होने दे रहे थे वो। एंड जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, बोला कि जी इलेक्शंस कराओ आप, राहुल मेहरा एक एडवोकेट है उनकी अपील पे, उसके बाद फीफा ने बोल दिया कि नहीं जी बाहर से इंटरवेंशन हो रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते, हम बैन कर देंगे आपको। ये एक जेन्युइनली शर्मनाक एपिसोड था इंडियन फुटबॉल में कि हम धीरे धीरे करके जा तो रहे थे इस तरफ, बट इवेंचुअली हो गया, एंड वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन इंडियन। थैंकफुली ये मैटर रिजॉल्व हो गया। अब कल्याण चौबे जी अब हैं एआईएफएफ के प्रेसिडेंट, एंड अब एआईएफएफ को थोड़ा सा रवैया बदलता दिख रहा है, एंड थोड़ी सी एक होप जागती दिख रही है इंडियन फुटबॉल। करंटली चीजें इंप्रूव हो रही हैं फॉर श्योर। अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें थोड़ा सा फेयरली, तो जो प्रीमियर लीग वगैरह है वो कुछ 120-130 साल से चल रही हैं। आई लीग अभी कुछ 27 साल पुरानी है, वो अब टियर 2 लीग है हमारी। आईएसएल जो अभी 10 साल ही हुए हैं जिसको शुरू हुए, वो अब प्राइमरी लीग है, फर्स्ट ईयर लीग है। लगेगा टाइम, ऑब्वियसली लगेगा टाइम, बट इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत है। एक तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ इन नंबर्स है, अगर हम अपनी पॉपुलेशन को ढंग से हार्नेस कर लें इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द इंटरेस्ट एंड डेवलपिंग द टैलेंट, बहुत एक बड़ी फुटबॉलिंग नेशन बन सकते हैं हम लोग। उसके अलावा अगर बात करें तो आईएसएल ने बहुत हेल्प किया है, बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो बना के दे ही रही है आईएसएल इस टाइम पे। व्यूअरशिप नंबर्स आ रहे हैं, अटेंडेंस बढ़ रही है धीरे धीरे करके मैचेस स्टेडियम में जाके देखने वाले लोग। उसके अलावा जो यंग प्लेयर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है उन प्लेयर्स को, अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने को मिल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इंडिया में हम लोग। तो ये एक ऑब्वियसली बड़ा स्टेप है फॉर श्योर। उसके अलावा अगर हम देखें तो एसएएफएफ चैंपियनशिप में अभी करंटली जो हमने बात की, मजा आ रहा है टीम को देखने में, इस टीम का पैशन देखने में मजा आ रहा है। एंड जो हमने नंबर्स देखे हैं बैंगलोर में, ओडिशा में, अटेंडेंस जो हमने देखी है, वो एक बहुत एनकरेजिंग साइन है इंडियन फुटबॉल के। एआईएफएफ ऑलरेडी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इंडियन टीम को ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने को मिले एक कैलेंडर ईयर में, तो ये एक अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। एंड इस सब में एआईएफएफ ने अर्ली दिस ईयर एक विजन 2047 करके एक अपना लॉन्ग टर्म रोड मैप अनाउंस किया था, जिसके अंदर अगले 24 साल को 6 अलग अलग 4-4 साल की यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टारगेट सेट किए गए हर यूनिट के लिए। इसमें जो मेन बातें निकल कर आई थी उसमें ये था कि जी विमेन्स फुटबॉल पे काम करना शुरू करना है, क्योंकि विमेन्स फुटबॉल काफी सिवियरली लैकिंग है इंडिया में। एआईएफएफ की कोशिश है कि प्लेयर्स को कम से कम 55 मैच खेलने को मिले एक साल में, विच इज अ ब्रिलियंट स्टेप। बिकॉज हम लोग कई बार देखते हैं इंडियन टीम कई अच्छे मैचेस, बड़े मैचेस में भी स्टार्ट अच्छे से करती है, बट धीरे धीरे करके टेल ऑफ करती जाती है जैसे जैसे 90 मिनट के पास पहुंचते जाते हैं हम, क्योंकि उस गेम फिटनेस का हम लोग उतना ढंग से मैच नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी प्लेयर्स उतने ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो चुके होते हैं तब तक। उसके अलावा एक बिजनेस और मार्केटिंग डिवीजन सेटअप किया जा रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए कोलैबोरेट करेगा अलग अलग ब्रांड्स के साथ, अलग अलग कंपनीज के साथ। ब्रिलियंट स्टेप, क्योंकि जरूरत है इस चीज की। अगेन 100 साल पुरानी एआईएफएफ, अब जाके एक बिजनेस और मार्केटिंग डिवीजन आप सेट कर रहे हो,
तो मतलब इससे पहले वाली AIFF ने, इससे पहले वाली फेडरेशन बॉडीज ने लिटरली सोचा ही नहीं फुटबॉल के बारे में। वही जो हमने बात की BCCI के साथ कंपैरिजन, BCCI ने जितना कोशिश करके मोनेटाइज कर सकते थे किया, अभी भी और ज्यादा उस चीज को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। AIFF का एक और चीज आई है कि नहीं, हम 3 टियर लीग सिस्टम, अभी 2 टियर तो हो गए हैं ऑलमोस्ट ISL और आई लीग के साथ, एक 3 टियर लीग सिस्टम बना के रखेंगे, तो ये भी एक बढ़िया स्टेप रहेगा। उसके बाद फिर एक टारगेट रखा है AIFF ने अपने लिए कि इस विजन 2047 के एंड तक टॉप 4 एशियन टीम्स में इंडिया की रैंकिंग आए, और जो लीग्स हैं हमारी उनमें से एक लीग ऐसी हो जो टॉप 3 एशियन लीग्स में गिनी जाए। बहुत अच्छा टारगेट है एंड आई रियली होप ये अचीव हो, और इसके साथ और एक बहुत बड़ा गोल अचीव हो इंडियन फुटबॉल के लिए कि हम वर्ल्ड कप खेल पाए। ठीक है, हम सब ने चीयर किया है कि नहीं जी मेसी जीत जाए, नहीं जी रोनाल्डो जीत जाए, नहीं जी बेकहम जीत जाए, व्हाटएवर। हम सब ने अलग अलग प्लेयर्स के लिए, इंडिया से बाहर के प्लेयर्स के लिए इतना ज्यादा पैशनेटली बात की है सोशल मीडिया पे, इतनी ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट डाली अपने टाइम की, अपनी एनर्जीज की, अपने इमोशंस की फॉर प्लेयर्स जो देश के हैं भी नहीं। जेन्युइनली मन है कि वर्ल्ड कप में नेशनल एंथम बजता सुन पाए एंड कोशिश कर पाए कि किसी तरह पैसे पूसे जोड़ के जहां भी वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पहुंच पाए। पर उसके लिए बहुत सारा काम अभी करना है, बहुत सारा काम शुरू हुआ है, पर बहुत सारा काम अभी करना है। एज फैंस हम लोगों को बहुत सारा काम करना है कि मैं नहीं कह रहा कि सपोर्ट करना बंद कर दो जो भी बाहर की लीग्स देखते हैं हम लोग, बट थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना शुरू करते हैं। इंडियन टीम में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, इंडियन फुटबॉल में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, ISL में प्लेइंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके जेन्युइनली इंप्रूव हो रहा है। तो अगर एज अ फुटबॉलिंग प्रॉपर्टी देखना है ISL को भी, तो जेन्युइनली उसमें टाइम इन्वेस्ट किया जा सकता है एंड अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं ना यार, मजा आएगा बहुत। आपका क्या कहना है इस पूरे जर्नी के बारे में इंडियन फुटबॉल की, कि कहाँ से शुरू हुए, किस तरह से अजीब सा एक बहुत ही लंबे टाइम तक डिप मारा, अब धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं वापस उठने की। ये जो विजन 2047 है, आपकी क्या उम्मीदें हैं उससे? एंड अगर आपको चाहिए एक डिटेल्ड वीडियो उसके बारे में, वो भी करके देंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे प्लीज लाइक का बटन दबा दो, ताकि यूट्यूब जी हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए इसको। एंड आप भी इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने नेटवर्क में पूरे। बाकी अगर इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, इस तरह के कॉन्वर्जेशंस पसंद आ रहे हैं, हम लोग एथलीट्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ भी और कॉन्वर्जेशंस करने वाले हैं, तो अगर कॉन्वर्जेशंस पसंद आ रहे हैं और इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।